दस्तूर खिदमत मंशूर खिदमत। पूरी दुनिया में अपने देखने वालों को और चाहने वालों को अल खिदमत कराची के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहते हैं। तमाम सामीन को भी और तमाम नाजरीन को भी जो हमें दुनिया भर में मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स के ऊपर, वेब चैनल्स के ऊपर और मुख्तलिफ़ मीडिया चैनल्स के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। मैं अल खिदमत कराची की तरफ से रमज़ान की इन आखिरी घड़ियों के अंदर, इन आखिरी सातों के अंदर 28 रमज़ान मुबारक कि आज 28वीं शब है और रमज़ान का मुक़द्दस महीना अब हमसे रुख़सत हुआ चाहता है। अल्लाह ताला की नेमतें, उसकी इनायतें और उसके फ़ज़ल के ज़रिए से अल्लाह ताला ने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम ये रमज़ान मुबारक को जो है बसर कर सकें। बावजूद इसके कि पूरी दुनिया में और इस मुल्क पाकिस्तान में और शहर कराची में भी पिछले 2 महीने 3 महीने बहुत सख्त गुज़रे हैं और कोरोना की वबा ने हमारे मामूलात को गैर मामूली तौर पर जो है वो तब्दील कर दिया। हमारी मईशत पे भी इसके असरात मुरतब हुए हैं और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे भी इसके असरात बहुत बुरी तरह मुरतब हुए हैं। इसके नतीजे में जहाँ बहुत सारे मसाइल पैदा हुए हैं, वहाँ हमने ये भी देखा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर साहिब खैर हजरात ने गैर मामूली तौर पर आगे बढ़कर लोगों की मदद की, आवाम को जो है इस हालत में तन्हा नहीं छोड़ा। जबकि ये ममलिकतों की ज़िम्मेदारी हुआ करती है, हुकूमतों की ज़िम्मेदारी हुआ करती है शायद, लेकिन हुकूमतें इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकीं। अल खिदमत पाकिस्तान में अब तक 1 अरब रुपए से ज़्यादा के इमदादी काम कर चुकी है और ज़ाहिर है ये सब आप सब की ताउन के ज़रिए से ये हुआ है। अल खिदमत कराची पाकिस्तान में अल खिदमत नेटवर्क के अंदर सबसे नुमायाँ नाम है और हमेशा की तरह अल खिदमत कराची ने इस दफ़ा भी तमाम ही शोबाजात के अंदर इस पेंडेमिक की सिचुएशन के अंदर और इस कोरोना की सिचुएशन के अंदर भी बेमिसाल काम किए हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हमारे वॉलंटियर्स ने इस पूरे शहर कराची में अपनी जान हथेली पे रख के काम किया है। जबकि लोग घरों से निकलते हुए डरते थे, लोग अस्पतालों में जाते हुए डरते थे, लेकिन इन्होंने जिस अंदाज से लोगों की खिदमत की है, ये एक नया वरक़ है हमारी तारीख़ का। इस शहर कराची की खिदमत की तारीख़ का एक नया वरक़ है और बड़ा ही नुमायाँ और दरख्शां वरक़ है। अल खिदमत ने अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ को पिछले पेंडेमिक के दौरान फार्मूलेट किया, उसमें 2 मेजर पोर्शंस थे, बल्कि 3 मेजर पोर्शंस थे और इन तीनों के ऊपर आज 3 सेगमेंट यहाँ पर रखे गए हैं, जिसमें एक हेल्थ सबसे पहला सेगमेंट है जिसके अंदर हमने बहुत वसी काम किया है शहर कराची के अंदर। दूसरा सेगमेंट जो था वो लोगों की ज़रूरियात पूरी करना था, ग्रॉसरी का था, लोगों के घरों पर राशन पहुंचाने का था, डोर स्टेप के ऊपर, वो भी हमने बहुत बड़ी तादाद में किया है। तो सेकंड सेगमेंट के अंदर उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारे जो मेरे मेहमान होस्ट होंगे वो डिस्कशन करेंगे। फिर तीसरा सेगमेंट जो था उसके अंदर हमारे आगे के मंसूबे क्या हैं शहर कराची के लिए और हम किस तरह चीज़ों को देखते हैं और परसीव करते हैं, उसके बारे में भी इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। और इसमें हमारे लोकल भी और बैरून मुल्क से भी जो है हमारे मेहमान शरीक होंगे इंशाल्लाह इन सेगमेंट्स के अंदर। मैं आज के इस प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहता हूँ हमने हमारे मेहमानान गिरामी का, जिन्होंने अब तक हमें ज्वाइन कर लिया है और बाकिया मेहमान भी जो है इस वक्त ऑन वे हैं, किसी वक्त भी जो है वो हमें इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेंगे। मैं मुख्तसर तारुफ़ करा देता हूँ जो मेहमानान अब तक तशरीफ़ ला चुके हैं। प्रोफेसर डॉक्टर नायला तारिक हमारे दरमियान मौजूद हैं और प्रोफेसर डॉक्टर नायला तारिक का 30-35 साल का कैरियर है डायग्नोस्टिक्स के अंदर और डायग्नोस्टिक सर्विसेज के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर, करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर और जिना हॉस्पिटल की मेन लेबॉर्ट्री की हेड ऑफ पैथोलॉजी हैं और इस वक्त जो है अल खिदमत कराची के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं और ये हमारे साथ काम कर रही हैं पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से। और अब चूँकि इस प्रोजेक्ट की ब्रीफ थोड़ी देर बाद आपको ये देंगी जो हम मुस्तकबिल के अंदर जो हम लेकर चल रहे हैं। इसके साथ ही हमारे पास जो दूसरे मौजूद मेहमान हैं जनाब डॉक्टर काशिफ शाजली साहब हैं। डॉक्टर साहब माहिर रेडियोलॉजिस्ट हैं और ये इस वक्त शहर कराची के अंदर एक मायनाज हॉस्पिटल है, इंडस हॉस्पिटल, उसके हेड हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के। मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ और ये हमारी जो रेडियोलॉजी सेगमेंट है हमारी टीम के मेंबर भी हैं और इंशाल्लाह इनकी खिदमात से हम
और इनकी टेक्निकल खिदमात से हम इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएंगे। इसके साथ ही हमारे दरमियान प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वासे साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब बहुत सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं कराची के और मारूफ शख्सियत हैं कराची की, और कराची के अंदर न्यूरोलॉजी के हवाले से एक जाना पहचाना नाम है। आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर आप प्रोफेसर हैं और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर नायला तारिक से गुफ्तगू अपनी शुरू करता हूँ। हमने ये अलखिदमत फ़ंड रेज़र प्रोग्राम जो आज अरेंज किया है, बुनियादी तौर पर इसकी दो वजूहत थी। एक वजह तो ये थी कि जो ओवरऑल जो क्राइसिस चल रहा है इसके अंदर अभी ये मज़ीद चलना है आगे। अब तक जिस तरह मुखय्यर हजरात ने आगे बढ़कर हमारे साथ ताउन किया, ये बेमिसाल है। यानी तारीख़ के अंदर इस तरह का ताउन देखने में नहीं आया। हर तरह से, हर ग्रुप की तरफ से, मुख्तलिफ अफराद की तरफ से और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जिस तरह आगे बढ़कर जो है ना लोगों ने हमारे साथ ताउन किया है। आप कराची के अंदर अलखिदमत का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हेड कर रही हैं, अलखिदमत लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक नेटवर्क एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी। मैं चाहता हूं कि चूँकि वक्त हमारा मुख्तसर ही होगा इंशाअल्लाह, और आप उसमें एक ब्रीफ दे देंगे हमें कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताइए कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और हम इसमें क्या क्या सर्विसेज जो है वो ऑफ़र करने जा रहे हैं, इस वक्त हम क्या कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट में। और उसके साथ साथ मैंने ये भी सुना था अभी पिछले दिनों, और मैं आपके साथ इसमें शरीक भी रहा हूँ, कि आपने बहुत ही कम मुद्दत के अंदर जो है वो कराची के अंदर कोरोना की टेस्टिंग की लैब की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट भी आप कर रही हैं, और वो इंशाल्लाह जो है वो किसी वक्त स्टार्ट होने वाली है। उसके बारे में भी फिर लेटर ऑन मैं आपसे बात करूँगा। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपका प्रोजेक्ट है क्या, और आप क्या देखना चाहती हैं, क्या सर्विसेज देना चाहती हैं और क्यों देना चाहती हैं इस शहर कराची के अंदर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया साबिर साहब आपका। सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। ये प्रोजेक्ट जो डायग्नोस्टिक इसका विज़न क्या है। विज़न ये है कि ये ऐसा डायग्नोस्टिक प्रोजेक्ट बनेगा, ऐसा ही बिल्डिंग बनेगी हमारी, और ऐसा इंस्टीट्यूट बनेगा जहां स्टेट ऑफ आर्ट डायग्नोस्टिक सर्विसेज दी जाए। अब स्टेट ऑफ आर्ट डायग्नोस्टिक सर्विसेज क्या अभी नहीं दे रहा अलखिदमत? बिल्कुल दे रहा है, हम अभी भी दे रहे हैं। लेकिन जो हमारा जो एम है पीछे वो ये है कि हम बेस्ट ऑफ बेस्ट इस तरह की चीज़ें दें कि हमारा जो हम एक पूरी एक मैसेज को हम एक अप्रोच कर सकें। अभी हमारे पास 9 पॉइंट्स हैं इस वक्त अलखिदमत के, और इसके अलावा हमारा जो लेबॉर्ट्री है एक ISO सर्टिफाइड लेबॉर्ट्री है। हम चाहते हैं कि इस लेबॉर्ट्री को एक रेफरेंस लैब बना सकें, और सिर्फ रेफरेंस लैब ही ना बना सकें, इसमें तमाम वो टेस्ट जो कि आउटसोर्स कभी होते हैं या हो रहे थे वो कुछ भी ना हो, हम खुद एक सेंटर बने जहां हम ये टेस्ट कर सकें। आवाज़ अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ यहाँ पे हम ये टेस्टों की फैसिलिटी दे सकें। हमारा एम डॉक्टर साहब भी बताएंगे कि इसमें डायग्नोस्टिक्स के साथ साथ रेडियोलॉजी भी है, यानी हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, यानी साथ ही साथ रेडियोलॉजी से CT, MRI, डेक्सा, मेमो, ये सारी चीज़ें हम कोरिलेट कर सकें अपनी लेबॉर्ट्री के साथ, और ये फैसिलिटी हम दे सकें जो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा फिर रिपोर्टिंग के लिए और अपना जो एक क्वालिटी एश्योरेंस है उसके लिए। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा हम नेशनल लेवल पे अलखिदमत की तमाम अलखिदमत लेबॉर्ट्रीज़ के लिए एक नेशनल रेफरेंस लैब बनाना चाह रहे हैं इसको, और उस नेशनल रेफरेंस लैब में तमाम हमारी अलखिदमत जो दूर दूर जगहों पे पाकिस्तान में है, वहाँ से हम एक क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम जो कि ताकि एक जैसी अक्रॉस द बोर्ड क्वालिटी हो सके, हम ये चाहते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट का जो प्रोजेक्ट है वो ये है कि हम यहाँ पे अपने ट्रेनीज़ खुद ट्रेन करें, उनको खुद सर्टिफाई करके उनको 4 साल का प्रोग्राम, क्योंकि MLT प्रोग्राम 4 साल का होता है, उसको यूनिवर्सिटी से रिकग्नाइज़ कराएं, और अपने यहाँ ट्रेन करके ह्यूमन रिसोर्स बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो सिर्फ अपने यहाँ ही नहीं ह्यूमन रिसोर्स, बल्कि ह्यूमन रिसोर्स ऑल ओवर पाकिस्तान हम खुद सेल्फ सफिशेंट हो, बल्कि शहर में इटसेल्फ हम और भी हेल्प करें लोगों को ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स के लिए, जिसकी शदीद किल्लत है इस वक्त कराची के अंदर कम अज़ कम। डॉक्टर साहब, मैं एक इस मौके के ऊपर जो है आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ,
ये फंड रेजर प्रोग्राम जैसे ही हमारा स्टार्ट हुआ है, हमने क्लिक किया है, अभी तक हमारे पास 3.5 मिलियन की जो है वो डोनेशन जो है पंच हो चुकी है हमारी लाइन के ऊपर। और हमारा 3.5 मिलियन का मतलब हुआ तकरीबन 35 लाख रुपए, जो पर प्रोग्राम शुरू होते ही जो है लोगों ने डोनेट करना शुरू कर दिया है। alkhidmat.com/donate पे जाइए और जो है आप डोनेशन देना अपनी शुरू कर दीजिए। ये प्रोग्राम जारी रहेगा और इस बीच बीच में मैं तमाम ख़वातीन हज़रात जो हमें इस वक्त देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, ये मत समझिए कि कितने पैसे आप दे रहे हैं, ये समझिए कि किस कॉज के लिए दे रहे हैं। एक खजूर की गुठली बाज़ औक़ात इतनी भारी होती है कि पूरे के पूरे माल के ऊपर जो है वो खजूर जो है वो डाल दी जाती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि अल्लाह ताला क्वालिटी को अहमियत देता है, क्वांटिटी को अहमियत नहीं देता है। किस नीयत से आपने काम किया है। हम बहुत बड़े कॉज के लिए अलखिदमत काम कर रही है, आगे बढ़िए और अपना डोनेशन आप करते चले जाइए। और ये आपके स्क्रीन के ऊपर भी इस वक्त चल रही होगी ये बात। जी डॉक्टर साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। इसके अलावा इस वक्त हालात देखते हुए हमने बहुत अर्जेंट बेसिस पे कोविड लेबॉर्ट्री का एक जो कोविड लैब के लिए हमने, क्योंकि इतना प्रॉब्लम हो रही है कोरोना की डायग्नोसिस की, तो हमने ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और ये दिनों रात काम हो रहा है आजकल इस पे। हम बेसिकली समझे इन्वॉल्व इसी में कि ASAP इसको शुरू करें। और मेरे ख्याल में हमने टारगेट 4 हफ्ते का रखा था, काफ़ी ज़्यादा हम अपने उस पर अप्रोच कर रहे हैं टारगेट को। और मेरे हिसाब से जून के पहले हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला सब सही रहेगा तो हम ये काम शुरू कर देंगे। अब क्यों खोला जा रहा है कोविड लैब? अच्छा डॉक्टर साहब एक मिनट, मैं डॉक्टर काशिफ शाजली हमारे दरमियान, डॉक्टर काशिफ साकिब अंसारी हमारे दरमियान मौजूद है। आई एम सॉरी फॉर दैट। डॉक्टर साहब जो है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, मारूफ हेमेटोलॉजिस्ट हैं और इस शहर के अंदर एक बड़ा नाम है डॉक्टर साहब का। और ये हमारी वो यूथ है जो इस वक्त रिप्रेजेंट कर रही है मुस्तकबिल का पाकिस्तान है, जो इमर्जिंग पाकिस्तान है, जिसके अंदर ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब चिल्ड्रन हॉस्पिटल के CEO हैं। और डॉक्टर साहब ने जो अभी मैंने पिछले दिनों विज़िट किया था इनके प्रोजेक्ट का, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने छोटा सा एक बड़ा खूबसूरत सा सेटअप बनाया है, जिसमें वहाँ पर बच्चों की थैलेसीमिया की ट्रीटमेंट भी हो रही है और ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी ट्रीटमेंट हो रही हैं। डॉक्टर साहब आपने अभी कोविड लैब भी बनाई है, मैं एक पेशेंट भी लेकर आया था आपके पास टेस्टिंग के लिए। तो आप इसकी सिग्निफिकेंस क्या समझते हैं कि इस वक्त शहर के अंदर टेस्टिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं कराची के अंदर जो है वो क्या कम है और हमें मज़ीद बढ़ानी चाहिए, या इसके आगे के भी कोई प्रोजेक्ट है आपके जहन के अंदर? इसको किस तरह देखते हैं आप इस पूरे फिनोमेना को, कि आपने भी जो है अपने यहाँ ये ज़रूरी समझा इसको स्टार्ट करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अलखिदमत का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि हम लोगों को मौका दिया बल्कि हमें नौजवान भी कहा, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जी अलखिदमत हमेशा विजनरी काम करती है और मैडम की तरह के सीनियर प्रोफेसर्स अगर इन्वॉल्व हों जिनकी पूरी एक हिस्ट्री है इस तरह के बड़े काम करने की, तो आई होप कि इंशाल्लाह ताला बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स ही अच्छी चीज़ें सामने लेकर आती है। जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त है वो कॉस्ट का है, और कम से कम करके भी जो प्राइवेट सेटअप है उसको इसकी कॉस्टिंग आने में 5,000 साढ़े 5,000 रुपये अगर आ रहे हैं, और अलखिदमत जैसे इदारे को टैक्स एग्जम्पशंस के साथ और अपनी एक ऑलरेडी मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अगर एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव कोविड टेस्ट एक आम शहरी तक पहुंचा देती है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, एक बहुत बड़ी सर्विस होगी कि हम PCR टेस्टिंग के ऊपर रहते हुए जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिसकी बेस्ट रिज़ल्ट्स हैं, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि ऑलरेडी मौजूद है बहुत हद तक, और जिसके ऊपर हम लोग कई सालों से अलखिदमत हस्पताल और लेबॉर्ट्री और ब्लड बैंक में, जिसमें ऑलरेडी मैडम ने आने के बाद क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी और ISO सर्टिफिकेशन कराई रिसेंटली। तो उस पूरे बैकग्राउंड में एक बेहतरीन मौका है, और हमें ये नहीं पता कि आने वाले वक्त में ये तूफ़ान क्या शक्ल लेता है। अभी मैं रास्ते में इसी तरह के एक वेबिनार में इंटरव्यू देता हुआ आ रहा था, और उसमें सवाल ये पूछा गया कि हम एक बहुत बड़े लॉकडाउन की तरफ तो नहीं जा रहे, ये जो खोला गया है सब कुछ, तो इसके बाद एक बहुत बड़ा लॉकडाउन तो नहीं आएगा, अल्लाह न करे, हमें नहीं पता। मामला माजरा वही है कि अगर ह्यूज नंबर ऑफ पीपल आर कमिंग आउट ऑफ द होम्स और फिर एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि उस इंटरेक्शन के नतीजे में हम अल्लाह न करे अल्लाह न करे अल्लाह न करे बेशुमार मरीज़ बढ़ें और हमें इस तरह की एक लैब बहुत कम पड़े।
अब तो माशाल्लाह 2 लैब्स हो जाएंगी इंशाल्लाह, अलखदमत लाहौर, अलखदमत कराची, फिर पेशावर, और एक एक शहर में इससे ज़्यादा लैब्स बनानी पड़ेंगी। लैब का डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन है और कोविड के टेस्ट का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, और आई होप के आने वाले वक्त में हमें गेयर अप रहना चाहिए, हमें इंतजाम पूरे करके रखना चाहिए, और सही वक्त पे आप लोगों ने डिसीजन लिया है। हम इस जो ऑलरेडी क्योंकि एक लैब चला रहे हैं, तो हमारी तरफ से तो हम आपको कल भी लैब स्टार्ट करके दे सकते हैं अगर आप हमें हुक्म करें। कल आपकी लैब फंक्शनल होगी, ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। मैं आपको एक बात और भी बताता चलूँ कि कोविड का टेस्ट इस वक्त मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जो कमर्शियल बुनियादों पे हो रहा है, वहाँ पर तो 8-9 हज़ार रुपये, 10,000, 12,000 रुपये में हो रहा है। लेकिन अगर किसी एक घर के अंदर 4-5-6 लोग मुतासर हो जाते हैं तो उस फैमिली के लिए मुमकिन नहीं रहता कि वो कोविड का टेस्ट कराए। इसके लिए ज़ाहिर है NGO सेक्टर के अंदर, और डॉक्टर साहब ने मुझे भी ऑफ़र की थी कि हम भी आपके साथ कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। मैं वेलकम कहता हूँ आपके इस ऑफ़र को भी। लेकिन हमने अब ये बात भी पिच की है और लोगों ने इस पर अपील पे लब्बैक कहना शुरू कर दिया है कि आप एक टेस्ट स्पॉन्सर करें एक मरीज़ का, 4,500 वन टेस्ट, 4,500 रुपये डोनेट करें। इसका मतलब आप एक पेशेंट को जो है वो टेस्ट फ्री कर सकते हैं। और इस वक्त जो मेरे पास फिगर है वो ये कि 1533 टेस्ट पिछले 3 दिनों के अंदर स्पॉन्सर हो चुके हैं। जितने आप टेस्ट स्पॉन्सर करेंगे उतने ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है हम परफॉर्म करेंगे। मैं डॉक्टर वासिफ साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह माहिर दिमाग हैं और न्यूरोलॉजी का एक बड़ा नाम है शहर के अंदर, लोग बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं, और आपके पास तो 2-2, 3-3 महीने मुझे पता है AKU में टाइम नहीं होता लोगों का मिलने का, अपॉइंटमेंट का। लोग जिस कैफियत से गुजर रहे हैं इस वक्त, इस लॉकडाउन की सूरत में नफ्सियाती मराइल हैं, डिप्रेशन के मराइल हैं, लोगों के कारोबार ख़राब हो गए हैं, लोगों के मामलात बहुत डिप्रेसिव मोड में चले गए। हम भी मिलते हैं, आप भी मिलते होंगे, आपके पास तो पेशेंट भी अब आना इस तरह के शुरू हो जाएंगे कि जो इसकी वजह से डिप्रेशन में आ जाएंगे। इस पूरी सूरत हाल के अंदर अलखिदमत को आप क्या गेज करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए लोगों की मोटिवेशन को अपलिफ्ट करने के लिए, लोगों को ट्रैक पर रखने के लिए, और लोगों को वो क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए जिसके ज़रिए से जो है ना वो लोग अपने आप को हेल्दी महसूस करें। क्योंकि देखें, अब हम फाइटिंग विद द कोरोना चैप्टर क्लोज हो गया, अब है लिविंग विद द कोरोना। हमें इसी के साथ रहना है। कितने अरसे रहना है? 6 महीने रहना है, साल रहना है, 2 साल रहना है? अल्लाह ताला जब वबा ख़त्म करेगा, जब होगी, एहतियातों के साथ रहना है, ये सब अपनी जगह दुरुस्त है। तो हमारा आगे का इक़दाम इनफरादी सतह पे क्या होना चाहिए और अलखिदमत की सतह पे आप क्या देखते हैं? डॉक्टर साहब हमारे अलखिदमत के पूरे हेल्थ सेगमेंट को जो है हमारी कमेटी के चेयर भी करते हैं वॉलंटियरली, तो इसलिए मैं समझता हूँ आप ज़्यादा बेहतर इस बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात जो मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे व्यूअर्स और डोनर्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं, और इंसानी दिमाग और इंसानी नफ्सियात के लिहाज से एक बड़ी अहम बात है जो हमें समझनी चाहिए, वो ये कि खुशी क्या चीज़ होती है। यानी आम तौर पे हमारे माशरे में या हमें जो एजुकेट किया गया कि खुशी ये है कि इंसान के पास ज़्यादा पैसा हो, इंसान अच्छा खा ले, अच्छा पहन ले, अच्छे दुनिया के वसाइल जमा कर ले तो खुशी होती है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि खुशी, और ये मैं आपको पूरा एविडेंस बेस बता रहा हूँ कि खुशी इंसान को जितनी खाने से नहीं होती, उससे कहीं ज़्यादा खुशी खिलाने से होती है। यानी माल को जमा करने से इतनी खुशी नहीं होती जितना माल को देने से खुशी होती है। बंदे को खुद कपड़ा पहनने से इतनी खुशी नहीं होती जितना किसी को कपड़ा पहनाने से होती है। तो इंसान को इसका एक तजर्बा करके देखना चाहिए। आप खुद बेहतरीन से बेहतरीन खाना खा लें, आपको खुशी होगी, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ख़त्म हो जाएगी वो। आप किसी गरीब भूखे को अपने सामने बिठा के खाना खिला दें, वो जो आपको उसकी खुशी होगी ना, वो आपको महीनों याद रहेगी वो खुशी। यानी उसका जो असर आपके दिल के ऊपर होगा वो खुद खाने का हो ही नहीं सकता है। तो इंसान अपने ऊपर जितना ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर ले, जितना बड़े से बड़ा माल जमा कर ले, लेकिन उसको जो सच्ची मुसर्रत है, हकीकी खुशी है, वो मिलती उस वक्त है कि जब इंसान उसको दूसरों के ऊपर खर्च करता है। करेक्ट। और ये इसको हमें तजर्बा करना चाहिए अपनी ज़िंदगियों के अंदर। जितने हमारे डोनर्स यहाँ मौजूद हैं, व्यूअर्स मौजूद हैं, मैं उन सबसे कहता हूँ कि आप लोगों को खाना खिला के देखें। आप खुद खाना नहीं खाएं, दूसरे को खिला के देखें। आप किसी दूसरे को कपड़ा पहना के देखें, आप किसी की मुसीबत में मदद करके देखें, किसी भूखे की मदद करें, किसी मुसीबत वाले की मदद करें। जो आपको मुसर्रत होगी वो आपको दुनिया की किसी और चीज़ से हासिल नहीं हो सकती। और यही वजह है कि दुनिया में जो लोग डोनेट करते हैं ना, जब उनको ये मज़ा आ जाता है डोनेशन का और उनको मज़ा आने लगता है कि वाकई इससे जो उनको मसरत हासिल होती है, तो फिर वो दिल खोल के डोनेट करते हैं। और मैं आपको इसकी एक मिसाल बताऊं, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी वाला दिन कौन सा था, तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी वाला दिन वो था कि जब मैंने अपने पूरे घर का सामान ले जाके अल्लाह के रसूल के आगे छोड़ दिया था। और हुजूर ने पूछा था कि अबू बकर तुम क्या छोड़ के आए? तो उन्होंने कहा था अल्लाह के रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया। तो क्या है कि
जो इंसानी फितरत है, इंसानी दिमाग है, इंसानी नफ्सियात है, उसके अंदर अगर आप सच्ची मुसरत हासिल करना चाहते हैं, खुशी हासिल करना चाहते हैं, अपने दिल का इत्मीनान हासिल करना चाहते हैं, तो फिर आप अल्लाह के रास्ते में देना शुरू करें। आप भूखों को खाना खिलाना शुरू करें, अल्लाह के रास्ते में माल देना शुरू करें, से बीमारों का इलाज करना शुरू करें। आप देखेंगे जो आपको खुशी हासिल होगी उसका कोई नेमुल बदल, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और ये ऐसी चीज़ है कि जो इंसान एक दफ़ा हासिल कर लेता है, समझ लेता है ना, तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। वो फिर जमा करने के बजाय देने वाला बन जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो देने वाला होता है वो कभी गरीब नहीं होता, यानी जो बंदा अल्लाह के रास्ते में दे रहा होता है उसके पास से कभी माल कम नहीं होता। आप अल्लाह के रास्ते में पूरा घर भी दे देंगे, अल्लाह ताला आपको वापस उतना दे देगा। तो दूसरी मैसेज ये है अपने डोनर से, व्यूअर से, कि आप अल्लाह के रास्ते में जितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं दें, उससे आपको कमी नहीं होगी, बल्कि अल्लाह ताला उसको रिप्लेस करेगा, ज़्यादा दे देगा आपको 70 गुना दुनिया में ही, और आखिरत में जो देगा उसके अलावा। अब बाकी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आज हम जिस माशरे के अंदर रह रहे हैं, वैसे तो देखें कोविड के नुकसानात ये कि लॉकडाउन हो गया है और शायद डोमेस्टिक वायलेंस मगरबी ममालिक में बहुत बढ़ गया है, बहुत सारे उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि लोगों को इस बात का मौका मिला कि अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारें और अपने बच्चों की तरबियत करें, बच्चों के साथ टाइम गुजारें, जो कि इंसानी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम पहलू है जो काफ़ी मिसिंग था। दूसरी बात यह है कि लोगों को प्रॉपर इबादत करने का मौका मिला है। कम से कम हमारे माशरे के अंदर मैंने देखा है कि लोगों ने काफ़ी, जो वक्त हम शॉपिंग में और इधर उधर दुकानदारी में लग जाता था वो कम हो गया है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत कम हुआ है, यानी दुनिया के अंदर बीमारियों की एक बहुत बड़ी वजह इन्वायरमेंट है। स्ट्रोक में तो कहते हैं 30% स्ट्रोक की मोर्टेलिटी इन्वायरमेंट की वजह से, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत कम हुआ है, तो इसके ये पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। बाकी असल चीज़ जो इस बीमारी में है, जिस तरह आपने भी बताया कि बीमारी इट्सेल्फ इतनी ख़तरनाक नहीं है, इसकी जो डेथ रेट है वो बहुत कम है दूसरी बीमारियों के मुकाबले में। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान में रोज़ाना 400 लोग फालिज से मरते हैं, और पाकिस्तान दुनिया भर में 1.6 मिलियन लोग हर साल फालिज से मरते हैं, और दुनिया में 7 मिलियन लोग हर साल टोबैको के अब्यूज़ की वजह से मरते हैं, जो तंबाकू का इस्तेमाल है, जो हमारे पाकिस्तान में, पाकिस्तान गुटखे के इस्तेमाल में दुनिया में नंबर 1 है। और जितने लोग पाकिस्तान में गुटखे के इस्तेमाल की वजह से मरते हैं, शायद ही किसी और वजह से मरते होंगे, और इसका कोरोना से तो कोई मुकाबला ही नहीं है, मतलब इससे बहुत ज़्यादा वो आदाद शुमार और तादाद है उसकी। तो इसलिए जो असल इशू है वो बीमारी से ज़्यादा बीमारी का खौफ है। अच्छा, अब ये खौफ किस तरह निकलेगा? ये खौफ 3 वजह से निकलता है। पहली बात तो है कि बीमारी के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, और ये पता होनी चाहिए कि आप इस बीमारी से बच सकते हैं। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जिससे बचना नामुमकिन है। इससे बचने के लिए इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट करने की ज़रूरत है, और वो बहुत 2 चीज़ें बहुत आसान है जो मैं अपने तमाम व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। देखें, अगर आप सिर्फ मास्क का इस्तेमाल करें, आपको 70% प्रोटेक्शन है, 70% चांस ये कि वायरस आपको नहीं लगेगा, और प्लस आप सोशल डिस्टेंसिंग भी करें, 3 फीट का फासला रखें, दूसरे जिसके साथ आप सोशलाइज कर रहे हैं, तो 80% चांस ये कि आपको इन्फेक्शन नहीं लगेगा, 80% प्रोटेक्शन आपको हासिल है। इस SOP के साथ, या आप इसको जो भी प्रिंसिपल कह लें, इसको आप प्रिंसिपल के तौर पे इस्तेमाल करें, और इसके बाद आप सोशलाइज करें, सारे काम करें दुनिया के, आपको इन्फेक्शन लगने के चांसेस बहुत कम है। ये तजर्बा ताइवान ने किया है, यानी ताइवान ने कोई लॉकडाउन नहीं किया अपने मुल्क में, लेकिन उन्होंने अपने अवाम को एजुकेट किया। उनके मुल्क के 90% लोगों ने 2 महीने तक मास्क का इस्तेमाल किया, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी, और उनके यहाँ इन्फेक्शन का रेट और डेथ रेट बहुत कम है। यही तजर्बा जापान ने किया। जापान में तो खैर पहले से होता रहता है। जब हम 4-5 साल पहले जापान गए थे, उस वक्त मैंने देखा कि जापान में 60-70% लोग मास्क लगा के घूमते हैं, खासतौर पर ट्रेनों में और क्राउडेड जगहों के ऊपर। उसको उन्होंने रोका है इन्फेक्शन को अपने यहाँ स्प्रेड होने से। तो अगर आप इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो इसकी एक बहुत आसान तरकीब तो ये है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें, और इसके साथ आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, देखें, इसमें ये तो वो सारी तरगीब है कि जो हुकूमतें भी कर रही हैं, और हर मोबाइल फ़ोन के ऊपर जैसे ही आप कॉल मिलाते हैं, मेरा ख्याल है अब तो हमें हिफ्ज़ हो गई ये बातें सारी। सूरत हाल ये है कि आप पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ 22 करोड़ लोगों में रहते हैं, और जहाँ का लिटरेसी रेट जो है ना आज भी जो है बहुत कम है, 20% 30% हम कहते हैं। इस माहौल के अंदर बहरहाल मैं अभी लाहौर गया था, मैं अभी सखर गया था, मैं अभी मुल्तान गया था, मैं पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी अभी रिसेंटली इसी कोरोना की मुहिम के हवाले से ही और अपनी कोरोना लैब के हवाले से गया था। तो बहुत मुश्किल है एजुकेट करना। तो नाउ वी हैव टू लिव विद द कोरोना, ठीक है, नंबर 1। 1 मिनट डॉक्टर साहब। दूसरी बात ये कि मैं ये समझता हूँ कि इसके जो दूसरा एस्पेक्ट है जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो ज़हनी परेशानियां जो लोगों को अब लागू हो रही हैं और होती रहेंगी आइंदा, उससे निकलने के लिए अगले चंद हफ्तों में या चंद महीनों में हमें क्या, ये तो कोरोना वाला चैप्टर तो एक है जी। नहीं, अब देखें ना, उस डिप्रेशन से बचने के लिए आपको क्या हिकमत अमली अख्तियार करनी चाहिए ना, उसमें 3-4 चीज़ों की बड़ी अहमियत है।
पहली बात तो ये कि बंदा अगर अकेला तन्हाई का शिकार होगा और बैठा रहेगा तो वो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होगा। सबसे बेहतरीन चीज़ जो मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप वॉलंटियर करें अपने आप को लोगों की खिदमत करने के लिए, लोगों के काम करने के लिए। आप माशरे के अंदर निकलें, लोगों की मदद करें, लोगों के काम करें, इससे आपके अंदर का डिप्रेशन काफ़ी बेहतर होता है। दूसरी बात ये कि एक और चीज़ है जो पब्लिक हेल्थ के हवाले से बहुत अहम है, जो डिप्रेशन के लिए बहुत अहम चीज़ है, वो एक्सरसाइज है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। घरों के अंदर आप हैं भी मौजूद तो आप एक्सरसाइज का इस्तेमाल करें। तीसरी बात है कि जो मैं इसको अगेन एंड अगेन कहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा डिप्रेसिव चीज़ है ना पूरे माशरे में, वो आपका मीडिया है। मीडिया आपको डिसइंफॉर्म करता है, फेक न्यूज़ होती है, सोशल मीडिया है। इससे आप जितना कम से कम इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा डिप्रेशन कम होगा, और जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि मीडिया आपको बिल्कुल बावला कर देता है, आपको बिल्कुल परेशान कर देता है। तो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो कुछ आ रहा है उससे थोड़ा सा आपको रैशनली उसको हैंडल करने की ज़रूरत है। और तीसरी बात यह है कि अगर किसी फर्द को डिप्रेशन के सिम्टम डेवलप हो रहे हैं तो उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। जिन लोगों में पहले से ही प्री मॉर्बिड ऐसी प्रॉब्लम सिम्टम्स हो जो डिप्रेशन वाली हों, उनको फिर हम दवाई भी दे सकते हैं कि जिससे उनके डिप्रेसिव सिम्टम बेहतर हो जाएं। लेकिन ये समझने कम्युनिटी मेजर्स हैं कि जो हम ले सकते हैं कि जिसके ज़रिए जो कोविड के पोस्ट कोविड जो असरात हैं माशरे के अंदर, जिनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इस तरह के मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप आसानी के साथ हैंडल कर सकते हैं। इनको आप एजुकेट भी कर सकते हैं लोगों को, उनको आप काउंसिल भी कर सकते हैं और उनको ऐसी चीज़ें सिखा सकते हैं कि जिसके ज़रिए वो इसके असरात से बच सकते हैं और बल्कि इस पूरे डिप्रेसिव माहौल के अंदर बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हैं अपने लिए भी और पूरे माशरे के लिए भी। अच्छा, हमने नाजरीन हमें इसी दौरान हारून कासिम साहब ने ज्वाइन किया है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं सर। हारून कासिम साहब एक मारूफ फार्मास्यूटिकल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है अलखिदमत लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, इसका बोर्ड है, उसके चेयरमैन है। और इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई थी कोविड के सिलसिले में, तो बहुत ही पिवटल रोल और की रोल प्ले किया था हारून साहब ने। जो ये नीड ऑफ द डे जनरेट हुई थी कि हमें कोविड लैब बनानी है और वॉर फुटिंग के ऊपर बनानी है, तो हारून साहब ने इसके अंदर बहुत अहम रोल प्ले किया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा हारून साहब कि किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, इतना एनर्जी दी, इतना बूस्ट किया आपने कि इतने कम वक्त के अंदर आपने लोगों से राब्ते किए बड़े भरपूर अंदाज में, और बस इसको आपने ये टारगेट बना लिया कि मुझे ये करना ही है। और मुझे लग रहा है कि अगले 10-15 दिनों के अंदर आपका वो जो ड्रीम था, जो इमीडिएट ड्रीम था, वैसे तो आपका बड़ा ड्रीम है माशाल्लाह, उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं और इसको कनेक्ट किस तरह करते हैं अपनी इस कोविड लैब के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साबिर साहब, पहले तो आपका मदहू करने का। मेरे ये जो वबा है, जब ये शुरू हुई कोरोना वायरस, तो पूरी दुनिया जब इसमें इस मसले में फंस गई, और फिर जब पाकिस्तान में भी ये वबा का शुरू हुआ फरवरी 26 को, और फिर पाकिस्तान में भी लॉकडाउन हुआ और ख़दशा ये था कि ये वबा फैलती जाएगी और फैली भी। अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ी बहुत कंट्रोल में, बेटर तो डेटा जो है वो बता सकेंगे। और जो आपका सवाल है कि ये क्या मोटिवेशन थी कोविड की जो लैब, जब अलखिदमत ने इसको इन्विजन किया इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, आइडिया यही था और पैशन यही था कि क्योंकि ये वायरस जो है ये किसी की समझ में नहीं आ रहा था, साइंस भी बिल्कुल फेल हो गई कि ये इसको कैसे डील किया जाए। तो हमने सोचा कि जब ये इतना जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है डायग्नोस्टिक का, अलखिदमत का, इसमें इमरजेंसी नीड पे आई थिंक इस मुल्क को ये एक लैब चाहिए जिसमें हम मास टेस्टिंग पे जा सकें। कराची जैसे शहर में भी आपको पता है कि अभी भी 3 मेरा ख्याल लैब या 4 लैब हैं जो सिर्फ टेस्टिंग कर रही हैं, और जो डेटा या दुनिया जिस पे जा रही है, साइंस जा रही है, वो मास टेस्टिंग पे जा रही है। तो ऑफ कोर्स जो एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि ये लैब होनी चाहिए। तो इस शॉर्ट पीरियड में जो 25 मिलियन का जो टारगेट था, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा जो सोशल मीडिया जिस पे आजकल अच्छे काम भी होते हैं, बुरे काम भी होते हैं, बुरे तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब जो वक्त का ज़या होता है, तो इसमें हमने कोशिश की कि ये सोशल मीडिया से हम के तवस्सुत से हम सारा फ़ंड इकट्ठा कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन अ मंथ और लेस दैन अ मंथ मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने 25 मिलियन का जो टारगेट था वो हमने
और स्पेशली कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान से ही उसमें लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और बाहर से भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान, अमेरिका से भी, यूरोप से भी, कनाडा से भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोटिवेशन यही थी कि टेस्टिंग लैब होनी चाहिए और अफोर्डेबल लैब होनी चाहिए, जिसके लिए आई थिंक अल खिदमत डिज़र्व्स क्रेडिट कि उन्होंने इसको इन्विजन किया और बहुत ही शॉर्ट टाइम में इसको मटीरियलाइज भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। एक कॉलर है इस वक्त हमारे साथ यूएसए से, इश्मा हबीब साहिबा, जिन्होंने जो हमारी लाइव ट्रांसमिशन इस वक्त मिली। जी जी प्लीज़, जिन्होंने अभी जी अच्छा जी जी बोलिए। जी जी मैं एक्चुअली कनाडा से बोल रही हूँ। जी हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आवाज़ आ रही है, जी बोलिए। अच्छा जी, आज तो मैं उर्दू में आखिरी कुछ समझनी अच्छी नहीं बात जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। जी जी, तो थैंक यू वेरी मच। और मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे फादर जो हैं वो आपका फैमिली और बस विजन थी और अपने फ्यूचर के लिए एजुकेशन एंड फेथ unfortunately passed away. He suffered from pancreatic cancer in February. A huge loss for our entire family. वो हमारे बहुत थे, not only for our children, लेकिन for the family के लिए और पूरी community के लिए as well. वो बहुत generous थे। मैंने बोला था और throughout his years he's given to various causes and people and the first 6 months before उनके लिए मुझे खिदमत के बारे में बात था और बहुत इंटरेस्ट है आपके मिशन से। उन्होंने इमीडिएटली खिदमत को एक नाम किया डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए और हमने सब बच्चों को बताया कि कंटिन्यू दिस ऑर्गेनाइजेशन आपको passing. थैंक यू वेरी मच। आप किसी ऐसी जगह पे आ जाएं जहां आपकी आवाज़ क्लियर आए, कट रही है। थैंक यू वेरी मच इश्मा हबीब साहिबा, आपने खैर सगाली का इजहार किया इस लैब के साथ। ये बड़ा प्रोजेक्ट है, अभी आपने 4.5 लाख रुपए डोनेट किए हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस हवाले से और हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में शामिल रहेंगी। 400 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक इसको मुकम्मल होना है। इस प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है, तकरीबन 50% कंपोनेंट रेडियोलॉजी है। रेडियोलॉजी के हवाले से हमारे दरमियान डॉक्टर काशिफ शाजली इस वक्त मौजूद हैं, इंडस हॉस्पिटल के हेड ऑफ रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हैं और हमारी रेडियोलॉजी टीम का भी पार्ट हैं, हमारी रेडियोलॉजी टीम को सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर साहब, 2 बातें आपसे पूछनी है, बड़ी क्रिटिकल है। आप मुझे ये बताइए कि इस पूरी पेंडेमिक के अंदर रेडियोलॉजी का किरदार क्या है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो हम रेडियोलॉजी अब बनाने जा रहे हैं, जिसमें MRI होगा, CT स्कैन होगा, मेमोग्राफ होगा, इससे जो अलखिदमत का जो ये टास्क अलखिदमत ने लिया है, जो अराउंड 200 मिलियन का जो प्रोजेक्ट है, जो सिर्फ रेडियोलॉजी का है, इससे मास लेवल के ऊपर इस शहर कराची के अंदर इसकी ज़रूरत क्यों है? आप क्यों सोचते हैं ऐसा होना चाहिए और इससे पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो अलखिदमत का शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी और इस कार खैर में शरीक होने का हमें मौका मिला। अच्छा, जो पहला सवाल है आपका, वायरस नया था और ट्रीटमेंट हमें पता नहीं थी। तो जितनी भी रिजीम्स पहले आई हैं पूरी दुनिया में, जितने कंसल्टेंट्स ने सर जोड़ा और जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस जितने भी लिए गए, उसमें इनिशियली रेडियोलॉजी का कोई मेजर रोल नहीं था, उनके नज़दीक नहीं था। फिर बाय द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें इवॉल्व हुई और ये अंदाज़ा हुआ कि एक्सरे और CT स्कैन दोनों का बड़ा अहम रोल है। यहाँ तक के हुआ कि वुहान सिटी से जब डाटा बाहर आना शुरू हुआ चाइना से, तो इनिशियल जो 15 स्टडीज़ थी उसके अंदर जो सेंसिटिविटी ऑफ CT स्कैन, यानी किसी बीमारी को पिक करने की सलाहियत CT स्कैन की, वो PCR टेस्टिंग से ज़्यादा समझ लोगों को लगी। यानी PCR टेस्टिंग एट इट्स बेस्ट इन फर्स्ट 3 days हैज़ सेंसिटिविटी ऑफ 70 to 75% एट मैक्स फर्स्ट 3 days के अंदर, लेकिन CT स्कैन इसी पहले 3 दिनों के अंदर 95 और 97% तक डिज़ीज़ को पिक कर लेता है। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम ये आता है कि अगर CT स्कैन ये बताता है
कि कोविड हो सकता है इस पेशेंट को, तो इसमें इस बात के भी इम्कानात हो सकते हैं कि उस पेशेंट को कोविड नमूनिया ना हो बल्कि कोई और नमूनिया हो। तो लिहाजा ये जो इनिशियल डाटा आया उसके बाद पूरी दुनिया में रिजीम्स चेंज हुई, जितनी मेडिकल रिजीम्स थी और जितनी सोसाइटीज़ थी, चाहे इन्फेक्शस डिजीज़ सोसाइटी हो, चाहे वो CDC हो, चाहे वो हमारी यहाँ रेडियोलॉजी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट किया। और फिर हमने एक गाइडलाइंस रेडियोलॉजी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से NIH को भेजी और फैसल सुल्तान साहब जिसके अंदर बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं, उनको हमने उनके साथ मीटिंग की और उनको भी ये बात बताई कि अगर आप इमरजेंसी केसेस को डील करना चाहते हैं तो आप फिर 2 दिन या 3 दिन तो इंतज़ार नहीं कर सकेंगे, PCR टेस्ट थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आप स्ट्रेटिफाई कर सकते हैं उन पेशेंट्स को जिनको इमरजेंसी सर्जरी की नीड है या आपको इमरजेंसी स्ट्रेटिफिकेशन करनी है कि इस पेशेंट को एडमिट करना है, नहीं करना है और किस वार्ड में एडमिट करना है और सर्जरी ज़रूरी है तो किस तरह इसको प्रोसीड करें। तो उसमें CT स्कैन का रोल बहरहाल बहुत ही अपफ्रंट आ गया है। प्रॉब्लम यह है कि CT स्कैन भी जिस तरह PCR एक महंगा टेस्ट है, इसी तरह CT स्कैन भी सस्ता टेस्ट नहीं है। दूसरा, रेडियली अवेलेबल नहीं है, हर जगह पे मौजूद नहीं है। तो इस लिहाज से एक्सरे अवेलेबल है, लेकिन एक्सरे डेफिनेटली उसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन सिटी वाली इम्पोर्टेंस नहीं है। तो कुछ लोगों ने जहाँ एक्सरे अवेलेबल था उन्होंने अपनी डायग्नोस्टिक रिजीम में अब कोविड नमूनिया के लिए एक्सरे को शामिल कर लिया। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लाइजनिंग में हैं और उनको मुस्तकिल हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब पेशेंट रोके तो नहीं जा सकते, पेशेंट आ रहे हैं और जो मीडिया पे शोर मचा हुआ है वो ये कि इमरजेंसी पेशेंट्स को हॉस्पिटल ट्रीट नहीं कर रहे। तो हम ये सजेस्ट कर रहे हैं बार बार कि आप जैसे ही पेशेंट आए तो आप ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें कि इनिशियल फेज़ में आप उसका CT अगर कर लेते हैं, जहाँ CT अवेलेबल है, तो आप उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस ले सकते हैं देन एंड देयर विदिन 1 आवर। सर्जन कैन डिसाइड कि मुझे सर्जरी करनी है कि नहीं करनी। एक जो अहम बात है CT की कि अगर CT स्कैन कहता है कि इसको कोविड नमूनिया नहीं है तो 90% चांसेस आर देयर कि उसको कोविड नमूनिया नहीं है। तो एक सर्जन के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। और हमें पता है कि हमारे जितने दोस्त UK और USA में जो शहीद हुए हैं पाकिस्तानी डॉक्टर्स बड़ी मकदार में, उसमें मेजॉरिटी सर्जन्स की थी जिन्होंने इमरजेंसी केसेस डील की और अनफॉर्चुनेटली दे गॉट इन्फेक्टेड और उसके बाद फिर वो उनकी अल्लाह मियां को प्यारे हो गए। तो इस लिहाज से डे बाय डे चीज़ें सामने आ रही हैं, एवॉल्व हो रही हैं और स्ट्रेटजीज और रिजीम्स चेंज हो रही हैं। तो प्रोबेबली नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है कि अलखिदमत क्या इम्पैक्ट डाल सकती है, ये सिर्फ कराची की बात करूं तो 2.25 करोड़ के शहर में स्टिल अच्छी अफोर्डेबल क्वालिटी इमेजिंग की शदीद कमी है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है कि 2-2.5-3 करोड़ के शहर के अंदर एक अच्छी अफोर्डेबल लोगों के लिए कारआमद सर्विस की ज़रूरत है और अलखिदमत ये सर्विस दे सकती है और अलखिदमत ये काम कर सकती है। ये USA से हमारे पास एक कॉल है, प्लीज़ कॉलर को लाइन पे लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जी अमान सलमान बात कर रहा हूँ, क्रिकेट ट्रैवल न्यूयॉर्क से। जी जी अमान साहब, मैं जो ये अलखिदमत का जो प्रोजेक्ट आपका आगोश का उसके अंदर जो है ना 1 लाख रुपया जो है वो डोनेट करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सलमान साहब, वंडरफुल, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। इसके साथ साथ हमारे पास डोनेशन प्लेजेस आए हैं। सबसे बड़ा प्लेज तो ये मेरे हाथ में है। ये प्लेज जो है कोविड लैब के लिए जो हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हमारी हारून कासिम साहब ने और उनकी टीम ने, असफर हसन साहब ने और वक़ारुल इस्लाम साहब ने, इस पूरी टीम ने जो काम किया और साहिब खैर हजरात को मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को जो है वो जमा किया इस काम को करने के लिए, कार खैर के लिए। आज ही जो है वो एटको लेबॉर्ट्री से भी वो पेमेंट आ गई 2.5 मिलियन की। तो 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर 2.5 करोड़ रुपए जमा करना कोई आसान काम नहीं होता। आई एम रियली थैंकफुल टू हारून कासिम साहब, बीइंग अ चेयरमैन ऑफ दिस बोर्ड। आपका बड़ा पाइवटल रोल है। आप क्या देखते हैं कि ये 400 मिलियन का जो हमारा टारगेट है, जिसमें से तकरीबन ऑलमोस्ट हम 150 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी डिड दैट। हमारा स्ट्रक्चर, ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, हम काम कर रहे हैं, फिनिशिंग पे जा रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो MRI, CT स्कैन और मेमोग्राम है कि जो हमें लेना है और 200 मिलियन की इसकी कॉस्ट है और इस साल के आखिर तक हम इसको फाइनल करना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है कि हमारी जो इस कार्य खैर के अंदर किस तरह हम इसको लेकर हम आगे चलेंगे? आई थिंक जैसा आपने कहा कि 25 मिलियन 15-20 दिन में जमा करना और फिर उसके बाद जो 400 मिलियन का जो प्रोजेक्ट है पूरा डायग्नोस्टिक का और 150 मिलियन तक अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं। तो
पूरी दुनिया में जो हमारे पाकिस्तानी और एक्सपैट पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में ही अल्हम्दुलिल्लाह इतने लोग हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुश्किल होगा हमें। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि नवंबर 2020 या थोड़ा सा बढ़ा के दिसंबर 2020 तक हमें कंप्लीट करना है। तो पाकिस्तान में ही मेरा ख्याल है इतने रिसोर्सेज हैं कि हम इसको इंशाल्लाह जमा करके और हमारा जो ऑब्जेक्टिव हम 400 मिलियन का माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो आपने हमारा खून सैरों बढ़ा दिया। डॉक्टर वासिफ साहब, आप अलखिदमत के इस पूरे निज़ाम को देखते हैं, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है ये तो कि हाथ नहीं रुकेगा, काम नहीं रुकेगा इंशाल्लाह। और अलखिदमत ने लोगों से कहा है कि तुम अकेले नहीं हो, अब लोग हमसे कह रहे हैं कि आप भी अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। और इस पेंडेमिक में अगर 1 अरब रुपया खर्च किया है तो ये 1 अरब रुपया जो है हमारे लोगों ने ही दिया है और इन्हीं का पैसा जो है हमने इन्हीं को वापस किया है। फ़रूख अली ख़ान साहब का प्लेज आया है 10,000 रुपये का, हसन इकबाल साहब का 10,000 रुपये का, ये अभी इस ट्रांसमिशन के दौरान है। आदिल काशिफ साहब का 42,000 रुपये का, जो लोग जिन्होंने प्लेज किया है। लारैब का 15,000 रुपये का, राहत अशमत 15,000 रुपये, शगुफ्ता यूसुफ, हमारी ख़वातीन बहनें जो हैं वो भी प्लेज कर रही हैं। रफ़त अली साहिबा 10,000 रुपये का प्लेज आया अभी। और सलमान मुनीर साहब का 40,500 रुपये का प्लेज आया है। नजमुल इस्लाम जो है 2 लाख रुपये का प्लेज इन्होंने अभी इस ट्रांसमिशन के दौरान किया है। अब्दुल रहीम साहब करोना लैब 52,000 रुपये का प्लेज किया है। सलमान मुनीर साहब जो है वो 10,000 रुपये का प्लेज किया। ये प्लेजेस आ रहे हैं मुस्तकिल, और आप जाइए alkhidmat.com के ऊपर उसको क्लिक कीजिए और ऑनलाइन जो है ना वो इस वक्त प्लेजेस कीजिए। डॉक्टर वासे से मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 3 महीने के अंदर, नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर हमारी ज़िंदगी अबाउट टू नॉर्मल हो जाएगी? नहीं। क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? नहीं, मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा अपना फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स, और फिर हो सकता है उसके बाद चीज़ें प्रीटी मच नॉर्मलाइज हो जाएं। लेकिन मेरा ख्याल है अभी दुनिया में हम जिस फेज़ में इस वक्त हैं, तो अभी तो नॉर्मल बैक टू नॉर्मल होने का 3 महीने में कोई इम्कान नहीं है। अभी तो मुझे लगता है कि ये बीमारी एटलीस्ट मेरा ख्याल है सितंबर अक्टूबर तक तो रहेगी मौजूद, और इन्फेक्शन होते रहेंगे और इम्यूनिटी डेवलप होती रहेगी। अब या तो वैक्सीन अर्ली आ जाए, इस साल के एंड तक वैक्सीन आ जाए, तो हो सकता है हम आइंदा 12 महीने के अंदर अंदर वैक्सीनेट कर दें मुल्क की दुनिया की बड़ी पॉपुलेशन को, ख़ासतौर पे एट रिस्क पॉपुलेशन को, तो जल्दी ये काम हो सकता है। वरना तो इस तरह के इन्फेक्शन में तो हर्ड इम्यूनिटी होती है जिसको रोकती है, तो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब 70% लोग जब तक हो जाएं सारे इम्यून हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा अनम साहिबा की कॉल ले लेते हैं। यूएई से कॉल है अनम साहिबा की, क्या करना चाह रही हैं? जी अनम साहिबा। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं अभी आप लोग का प्रोग्राम सुन रही थी तो काफी अच्छा जा रहा है। जी जी, थैंक यू वेरी मच। कराची के चोटी के डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सारे अपने अपने फील्ड के माहिर हैं जो इस पे ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं इसके मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर। जी सर, बस अब यही अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम इसको सही तरह समझ सकें सिचुएशन को, और सही तरह से इसको हैंडल कर सकें। आप अनम साहिबा हमारी सफ़ीर बन जाएं यूएई के अंदर, जैसे पाकिस्तान की सफ़ीर होते हैं ना, इस तरह आप अलखिदमत की सफ़ीर बन जाएं यूएई के अंदर। माशाल्लाह बहुत साहिब खैर लोग मौजूद हैं। ये बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को गोद ले लेना चाहिए। यूएई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर जो हमारे दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं, और ये वॉर फुटिंग के ऊपर हारून कासिम साहब से तो हमें तसल्ली हो गई है, ये तो कहते हैं कि हम कर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन जाहिर है ये हम सब का प्रोजेक्ट है, मुझे भी करना है, आपने भी करना है। तो आप इसकी सफ़ीर बने वहाँ पर अलखिदमत की, और इसको बताएं लोगों को कि इसकी अफादियत क्या है, और हम उम्मीद रखते हैं कि आप इस पे बड़ी तादाद में इंशाल्लाह वहाँ से डोनेशन जो है अलखिदमत के लिए भेजेंगी। इंशाल्लाह सर, ज़रूर। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब। तो इसलिए लाइफ स्टाइल हमें अपना उसके मुताबिक बनाना पड़ेगा, और वो इतना मसला नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। एक दफ़ा हम समझ लें इस बीमारी को और उसके मुताबिक ये समझ लें कि थोड़े ये T20 की तरह नहीं है कि चंद दिनों की बात है, बल्कि थोड़ी एक लॉन्ग टर्म बीमारी है ये, और इसको लॉन्ग टर्म डील करने की हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। और उसके मुताबिक अगर आप इसको समझेंगे कि लॉन्ग टर्म है, तो इसको डील करना फिर इतना मुश्किल नहीं होगा, आप उसको आसानी के साथ उसको हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत को, पॉलिसी मेकर्स को, मरीज़ों को, पॉपुलेशन को और मीडिया को, ये सबको ये बात समझना चाहिए और हमें एजुकेट करना चाहिए एक दूसरे को कि इसको हमें लॉन्ग टर्म किस तरह डील करना है। और उम्मीद ये है कि लोग बीमार भी होंगे तो इंशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में लोग सही हो जाएंगे और रिकवर कर जाएंगे इसके नतीजे में,
और अगर लोग हेल्थी लाइफ स्टाइल अपनाएंगे तो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी जो है ना काफ़ी हद तक इस बीमारी को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी। तो इसलिए इसको लंबा समझें, उसको लंबा हिकमत अमली अख्तियार करें, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें और लाइफ स्टाइल वो रखें जो आपके लिए हेल्दी हो, आपकी फैमिली के लिए हेल्दी हो और जिसके नतीजे में आप साइकोलॉजिकली और मेंटली भी बहुत स्ट्रांग रहें और फिज़िकली भी आप अपने आप को अच्छा रख सकें। तो अगर ये करेंगे तो इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नाहिला आतिफ साहिबा ने 1.5 लाख रुपए डोनेट किया और सलमान मुनीर साहब ने 10,000 किया। डॉक्टर नाहिला, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, डूएबल्स, आप इतने बड़े प्रोजेक्ट को लीड कर रही हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं इस हमारे प्रोजेक्ट की, आप कोई हर्डल्स देखती हैं कि अगले, क्योंकि नॉर्मल सूरत हाल नहीं है, अब नॉर्मल सूरत हाल है, हमें वॉर फुटिंग में सिर्फ 15 दिन के लिए नहीं रहना है, 1 महीने के लिए नहीं रहना, बल्कि मुझे तो लगता है ये कि हम अगले 1 साल तक भी हम वॉर फुटिंग के ऊपर रहेंगे और हमें इसको लेकर चलना है। तो आप गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर पब्लिक सेक्टर में क्या हो रहा है और हम एनजीओ सेक्टर के अंदर जो सर्विसेज देखते हैं, आप क्या हर्डल समझती हैं कि ये रुकावटें आ सकती हैं जिनको दूर करने के लिए हम सब मिलकर एज ए टीम जो है ना हम आपके हेल्प करें, सपोर्ट करें आपको, ताकि चीज़ें जो है फौरी टाइम के ऊपर ख़त्म हो? देखिए, गवर्नमेंट के अंदर तो मैं क्योंकि बैठी हुई थी तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट में प्रॉब्लम क्या आ रही है। गवर्नमेंट में अप्रोच बहुत मुश्किल हो रही है। तो पेशेंट जो है वो 2-2 दिन 3-3 दिन लाइन लगाए बैठा है, फिर रिपोर्ट उसको 4 दिन बाद मिल रही है। तो एक जैसे कहते हैं लावारसों वाली सिचुएशन है। हमारा जो पर्पज़ अलखिदमत में मकसद क्या था कि हमारी एज ये हो कि आज हमारे पास पे एक तो टोटल फैसिलिटेशन जो है ना कॉन्सेप्ट है कि पेशेंट को किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम ना हो। पेशेंट आए, वो अपने ट्रियाज पे आए, उसको डॉक्टर देखे, उसको डॉक्टर देख के उसकी डेमोग्राफिक्स हो, वहीं उसका वो लिया जाए, स्वैब लिया जाए और फिर पेशेंट को व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन रिपोर्ट दे दी जाए। वो चाहे और 1 दिन का टारगेट रखा जाए, 1 दिन बाद उसको रिपोर्ट दे दी जाए। इस तरह हम ज़्यादा मासेस को भी ले सकते। और मेरे जो जहन में था वो ये भी था कि हम होम सर्विस एंड ड्राइव थ्रू सर्विस भी शुरू करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि हम जो है पेशेंट्स को जो अच्छे फैमिलीज़ के भी लोग हों, उन लोगों को भी बहुत कबाहतें होती हैं एक गवर्नमेंट सेक्टर के अस्पतालों में जाके खड़े होके लाइनें लगाना करना। इवन प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो गवर्नमेंट ने गोद लिया हुआ है जिस प्राइवेट सेक्टर को, वहाँ भी बहुत बुरा हाल है। तो हम ये फैसिलिटेशन कर सकते हैं कि हम पेशेंट को ड्राइव थ्रू की फैसिलिटी दे दें, होम सर्विस दे दें और इसके अलावा जो फ़ौरन एक होता है ना फ़ौरन एंटरटेन, क्योंकि बंदा ऑलरेडी इतना डरा हुआ, इतना तंग होता है, फिर फ्रस्ट्रेशन उसकी, तो वो सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से वो सब ख़त्म हो। वंडरफुल। राहिला आतिफ साहिबा हैं, 50,000 दिए हैं इन्होंने। एक और राहिला आतिफ साहिबा, इन्होंने 1 लाख मज़ीद दिए हैं। अब्दुल रहीम साहब, इन्होंने 48,000 रुपये दिए हैं आज के डोनेशन के अंदर। हारून कासिम साहब, मैंने अभी सुना है कि ये लैब तो आप कोविड लैब तो इस्टेब्लिशमेंट के मराइल से गुजर रही है, ये जो भी डॉक्टर साहब ने कहा कि ड्राइव थ्रू, इस सिलसिले में भी ये अलखिदमत कुछ प्लानिंग कर रही है। सुना है आप लोगों ने कुछ एरिया डेजिग्नेट किए हैं कि जहाँ पर लोग आएंगे और गाड़ी में बैठे बैठे उनका स्वाब ले लिया जाएगा और उसके बाद चले जाएंगे। तो कुछ ब्रीफली उसके बारे में बताएंगे, कौन कौन से एरियाज आपके टारगेट में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत जिस तरह से अपने बड़ा प्रोएक्टिवली काम करता है, तो सोसाइटी में एक जगह और डिफेंस में एक जगह देखी गई है जहाँ पे बिल्कुल ड्राइव थ्रू की फैसिलिटी होगी, जिसमें डॉक्टर नाइला बीइंग अ वेरी प्रोफेशनल जिस तरह से उसको डिज़ाइन कर रही हैं वो, कि जो भी शख्स आएगा वो उसको इवन गाड़ी से उतरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इंशाअल्लाह जो इसका प्रोसेस होगा वो बड़ा इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट प्रोसेस होगा कि विद इन फ्यू मिनट्स वो आएगा, उसका डेटा होगा, उसका स्वाब लिया जाएगा, उसका रिजल्ट इंशाल्लाह जैसे डॉक्टर नायरा ने बताया। सोसाइटी में एक जगह आप सेलेक्ट किया आपने और एक डिफेंस में किया, यानी ये वो एरिया इनको आपको जो हमारे सेंटर है नाज़ाबाद में वो नहीं आना पड़ेगा और उनको नेक्स्ट डे जो है वाया ईमेल या वाया व्हाट्सएप या जो भी इंटरनेट का मीडियम है। अच्छा डॉक्टर काशिफ, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछना है। आइंदा जो है मास स्क्रीनिंग के हवाले से आप यू आर द ओनली पर्सन इन कराची जिसको मीडिया ने बड़ा हाईलाइट किया था कि आपने पहला डोनर जो है जिससे ब्लड ब्लीड करवाया आपने, जो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ था। तो ये ज़रा स्टोरी क्या है, ज़रा सा मुख्तसरन बताएं और ये हम इसको किस तरह आगे देखते हैं, किस तरह लेके चलेंगे इसको। देखिए, जिस तरह भी बड़ी तफसील से सब डॉक्टर्स ने बताया कि 90% कोरोना के पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक होते हैं और ठीक हो जाते हैं। 10% ऐसे होते हैं जिनमें क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं।
तो उनमें वो पेशेंट जिनको अल्लाह न करे रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज़्यादा हो रहा हो, जिस तरह डॉक्टर काशिफ ने बताया कि लंग्स में चेंजिंग्स नज़र आ रही हैं, ये बड़ा एक कोऑर्डिनेटेड एक पूरे बोर्ड मीटिंग के बाद इन पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जिसको कहा जाता है कि रेडियोलॉजिस्ट, इंटेंसिविस्ट, हेमेटोलॉजिस्ट और फिर मेडिसिन का आदमी बैठता है और फिर डिसाइड करता है कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। तो अगर अर्ली स्टेज पे आपने सीटी स्कैन करके पिक कर लिया, उसकी लंग्स में चेंजिंग्स आ रही हैं, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो एज़ पर द FDA गाइडलाइंस आप उसको प्लाज्मा थेरेपी ऑफ़र करिए। और ये देखा गया है कि वो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ जो ठीक हो जाने वाला पेशेंट है जिसने अपने अंदर क़ुव्वत मदाफ़त पैदा कर ली है और इम्यूनोग्लोबुलिन्स फॉर्म कर लिए हैं, वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स लंग्स के लेवल पे जाके वायरल लोड को कम करती हैं और सर्वाइवल बहुत बेहतर करती हैं। इसके जो पायनियर सेंटर्स हैं उनमें से चाइना में भी ये काम हुआ है और अमेरिका में मेथोडिस्ट हॉस्पिटल है जहाँ पे काम हुआ है। और जो पेपर्स इसके इनिशियल पब्लिकेशंस चाइना से और यूरोप से और अमेरिका से आ रहे हैं, उसमें बताया जा रहा है कि जिन पेशेंट्स ने ये सिम्टम्स डेवलप किए 70% मरीज़ों की ज़िंदगी बचाई गई है प्लाज्मा लगा के उनको। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, मगर अगेन वही वाली बात है कि 90% तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह अभी गुफ्तगू हुई कि वो ठीक हो जाते हैं, वो 10% कोरोना के पेशेंट्स जो अल्लाह न करे सीरियस होकर वेंट पे जा सकते हैं। तो हमारी जितनी ऑब्जर्वेशन, स्टडी, रिसर्च और जितना एविडेंस लेवल अब तक हम जमा कर सके हैं, उनको आप पहले से वो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, क्लिनिकल फाइंडिंग्स को देख के आप उसको प्लाज्मा ऑफ़र कर दें। और वो प्लाज्मा यकीनन वो लोग देंगे कि जिनको कोरोना हुआ था वो 90% मरीज़ और जो बिल्कुल सेहतियाब हो गए, तो इंशाल्लाह ताला हम उनको वेंट पे जाने से उनकी ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। वंडरफुल, ये तो बहुत ज़बरदस्त काम इंशाल्लाह होने जा रहा है और अलखिदमत भी मैं आपको बता दूं इस पे काम कर रही है पॉजिटिवली। और हमने इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के साथ MOU साइन किया है इस काम के लिए। कराची में भी हम आपके पास भी आएंगे इंशाल्लाह, आपके साथ MOU साइन करेंगे और हम और इदारों के साथ भी कि जो ये काम कर रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, उनके साथ ये काम करेंगे। करना तो हुकूमत नहीं है कि फिर आगे उन सेंटर्स के ऊपर जाके वो ट्रांसफ्यूज़ हो, लेकिन हम ट्रांसफ्यूजन का जो अमल है, जो यानी ब्लड लेने का और उसके बाद उसके सारे टेस्ट का अमल है, वो हम इंशाल्लाह करेंगे। क्विकली बस ये लास्ट मिनट्स हैं, मैं डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि कराची के अंदर CT स्कैन और MRI की जो सिग्निफिकेंस है इस वक्त NGO सेक्टर के अंदर ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। डायग्नोस्टिक के अंदर उसकी इस वक्त रेशो क्या है पाकिस्तान के अंदर? यानी पहले होता था किसी को अगर किडनी का पेन हुआ तो वो किडनी के और टेस्ट होते हैं, एक्सरे वगैरह होता है, अब डायरेक्ट खटाक से डॉक्टर लिख देता है CT स्कैन। रेशो क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी, ताकि ये सिग्निफिकेंस भी पता चले हमको? अच्छा, जब से ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का कॉन्सेप्ट आया ना दुनिया में कि डॉक्टर्स जब पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं तो अगर खुदा ना करे उसकी ट्रीटमेंट में कुछ ऊंच नीच होती है कॉम्प्लिकेशन, तो पूरी दुनिया में मरीज़ जो हैं उनके वो हकूक़ अब हासिल हो गए हैं कि वो सू कर देते हैं अदालतों में जाके। तो डॉक्टर्स अपनी सेफ्टी को और पेशेंट की सेफ्टी को मेक श्योर करने के लिए डायग्नोस्टिक्स का सहारा ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं, ताकि तशख़ीस 100% नहीं तो 90-80% उनको यकीन हो कि जिस बीमारी को मैं ट्रीट करने जा रहा हूँ यही बीमारी है। क्योंकि एक क्लिनिकल गैस होता है क्लिनिशियन का, यानी वो अपना एक गैस बनाता है, कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस 3-4 बीमारियों के बनाते हैं, उसके बाद उनमें से कुछ ख़ास टेस्ट रेडियोलॉजी के और लैब्स के करवाते हैं और फिर किसी एक डायग्नोसिस या तशख़ीस पर पहुँचते हैं। कराची की जहाँ सूरत हाल है, मैं आपको बताऊँ कि कराची में कमो बेश तकरीबन 1000 MRI पर डे होते हैं और जो फैसिलिटी है वो चंद हॉस्पिटल्स में है। चंद हॉस्पिटल्स में, ठीक है। उसके ऊपर भी अहम बात यह है जो इम्पोर्टेंट है कि उसमें से अच्छी क्वालिटी की इमेजिंग वो उससे भी कम है उसका रेशो। ओके। तो लिहाजा ये बड़ी ज़रूरत है इस वक्त। और एक पॉइंट मैं आपको और गोश गुजार करना चाहूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह आपने कहा कि वॉक इन टेस्ट की या ड्राइव थ्रू टेस्ट की फैसिलिटी अलखिदमत सोच रही है। कराची के शहरियों का एक बहुत बड़ा मसला पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड का भी है। कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर मेरे किसी के वालिदैन बूढ़े हैं तो वो उठा के लेके जाएं मरीज को और वापस लाएं एक छोटे से टेस्ट के लिए। बस अब आप अलखिदमत की टीम का पार्ट है रेडियोलॉजी की, और आपको डिसाइड करना है, हमने फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है इंशाल्लाह। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर मोहम्मद वासे, न्यूरोलॉजिस्ट, प्रोफेसर डॉक्टर वासे, जनाब डॉक्टर साकिब अंसारी साहब हेमेटोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ, डॉक्टर नायला तारिक हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, सीनियर पैथोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर काशिफ साजली सीनियर रेडियोलॉजिस्ट हैं इंडस हॉस्पिटल
को हेड करते हैं। हारून कासिम साहब हमारे बोर्ड के चेयरमैन हैं, जो हमारा ये लेबॉर्ट्री का और ये पूरा सिलसिला है इस बोर्ड के चेयरमैन हैं, और हमारे लिए जो है वो एंकर रोल के तौर पर हमारे साथ होते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये इस वक्त बहुत सारे वॉइस ऑफ साउथ एशिया, ओवरसीज़ पाकिस्तानी टीवी, देसी टीवी यूएसए, इसके अलावा अलखिदमत के नेटवर्क के ऊपर पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा है। आप जाइए alkhidmat.com/donate के ऊपर और अभी क्लिक कीजिए और ये प्रोग्राम अभी देखते रहिए। इसके बाद 2 और सेशन इसके होने हैं इंशाअल्लाह। मैं शुक्रगुजार हूँ देखने वालों का भी और सामीन और नाज़रीन का भी। दस्तूर खिदमत मंशूर खिदमत।